स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द बिहार के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे वोटर्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसको स्टार्ट किया गया। तो उसी के डाटाज को यहाँ पे मेंशन करते हुए बताया गया कि 6% के आसपास ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अपने जो फॉर्म्स हैं उनको नहीं सबमिट किया है। उनके जो आईडी कार्ड्स हैं जो उनको सबमिट करने थे वो अभी नहीं कैरी आउट यहाँ पे हुआ है। 93-94% के आसपास वोटर्स हैं जिन्होंने अपने फॉर्म का सबमिशन किया। जो आईडी कार्ड्स आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद में 3 जो आईडी कार्ड्स हैं उनको भी वहाँ पे इंक्लूड करने के बारे में कहा गया था। कौन कौन से आईडी कार्ड हैं उनको इंक्लूड करना था। एक तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड आप देखिए कि एवरी इंडियन जो सिटीजन है उसको ये प्रोवाइड होता है, बट सिटीजनशिप का ये जो प्रूफ है वो नहीं है। आधार कार्ड के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एपिक कार्ड को इश्यू करता है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल जिसमें नंबर्स हैं वो हुआ करते हैं। और स्टूडेंट्स आपका जो राशन कार्ड है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड सिविल सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है वो इसको यहाँ पे इशू किया करता है। तो ये नए आईडी कार्ड्स हैं उनको भी इंक्लूड करते हुए 6% ने अपना जो सबमिशन है वो नहीं किया है। कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जिनका मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में एनरोलमेंट था, तो उनके नंबर्स को डिलीट कर दिया जाएगा जब इसका ड्राफ्ट यहाँ पे रिलीज होगा। आप देखिए कि कुछ ऐसे वोटर हैं जिनका डेथ हो चुका है, तो डेथ के बाद में समय समय पर रिवीजन है वो कैरी आउट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके रिगार्डिंग में ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनके ऑफिशियल हुआ करते हैं जिसको कि हम बीएलओ के नाम से जानते हैं। बीएलओ बेसिकली आप देखिए कि बूथ लेवल का एक ऑफिसर होता है। लोकल कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्पेशली सपोज कीजिए कोई टीचर है वो वहाँ पे पोस्टेड है, तो उस टीचर को बीएलओ के रूप से डेजिग्नेट कर दिया जाता है। जो भी नया वोटर वहाँ पे रजिस्टर करना हो तो बीएलओ का जो आप देखिए रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आपको नेम को रिमूवल करना है तो बीएलओ का जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन है, उसका भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने वोटिंग प्रोसेस के बारे में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में देखा। अब आप देखिए कि आपको एक यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हमारे जो सभी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री टेरिटरी के अंदर में जितने भी लोग हैं, क्या सभी को जो वोटिंग राइट है वो मिला हुआ था कॉलोनियल एरा के समय में। आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय में जो वोटिंग राइट मिलता था उसकी कुछ लिमिटेशंस वो हुआ करते थे। उस समय वोटिंग राइट के जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो हुआ करते थे क्योंकि जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन्होंने अपना ही टेरिटरी के अंदर में उनकी जो कंट्रीज है वहाँ पे भी सभी लोगों को वोटिंग राइट है वो नहीं ग्रांट किया था। अगर हम बात करें ब्रिटेन के बारे में, तो आप देखिए कि ब्रिटेन के वहाँ तो फिर अब जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। फिर वो सफरेज मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं। 1911 एंड 12 के समय वो मूवमेंट अपने पीक के ऊपर में आता है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो ग्रांट किया था, तो न्यूजीलैंड वो कंट्री है। 1893 के समय में फर्स्ट टाइम वहाँ पे जो वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो मिला था। बट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में, हमारा जब इंडिपेंडेंस होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने आप देखिए कि डिसाइड किया कि सभी लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट जो सफरेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा, कि सभी लोगों को वोटिंग राइट है वो रहेगा। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, उसका फर्स्ट टाइम जो डिमांड है वो कब हुआ था। आपने 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है वो रीड किया होगा। मोतीलाल नेहरू का लीडरशिप के अंदर में जो रिपोर्ट बनता है साइमन कमीशन के लेटर फेज के अंदर में, जिसमें फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है उसको मेंशन किया गया। तो किसके अंदर में किया गया? नेहरू रिपोर्ट के अंदर में। नेहरू रिपोर्ट के बाद में अगर हम रीड करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया। हमारा जो प्रेजेंट समय में आर्टिकल 326 है उसके थ्रू आपको जो वोटिंग प्रोसेस है, इलेक्टोरल रोल है, उसके बारे में मेंशन हुआ करता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि 21 ईयर्स का एज को कंप्लीट करता हो। कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन के समय 21 का एज था। बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस एज को रिड्यूस करते हुए 18 ईयर्स से वो कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 324 के थ्रू किसी भी इलेक्शन प्रोसेस को सुपरिंटेंडेंस करना हो, उसको रिव्यू को कैरी आउट करना हो, इलेक्शन का प्रोसेस कैसे कंडक्ट होगा, तो सभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 324 के थ्रू इलेक्शन कमीशन को मिला हुआ है। इसी को इलेक्शन कमीशन कोर्ट करता है अपने केसेस के अंदर में।
कि उनको ये जो पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के थ्रू मिला है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में, और समय समय पे वोटिंग लिस्ट को अपडेट करना, रिव्यू करना, वो उनका यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फार्मिंग का जो सेक्टर है उसके बारे में है। हमारे आप देखिए कि काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं, तो उन स्कीम्स का एक मर्जर को कैरी आउट करते हुए प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम है उसको अप्रूवल दिया। स्कीम का नेम एक बार हम देखेंगे, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि आप देखिए कि बजट के समय इसको प्रपोज किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा धन धान्य कृषि योजना का, कि यहाँ पे जो मल्टीपल स्कीम्स हैं उनका मर्जर किया जाए। 11 के आसपास जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनका भी यहाँ पे मर्जर रहे और एक एफिशिएंट मैनर के अंदर में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने वाले, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे प्रमोट करने वाली जो स्कीम्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आई। कुछ हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे लो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है, लो क्रॉपिंग का इंटेंसिटी है, तो ऐसे 100 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि आपने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में रीड किया होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कि वहाँ पे एजुकेशन 6 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वर्क करता है। तो वैसे ही जो लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉप इंटेंसिटी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एवरी स्टेट के अंदर में मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ पे होना ही चाहिए। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में यहाँ पे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना है, कृषि योजना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। अब अगर हम बात करें इसके और यहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, फंक्शन क्या हो सकते हैं, जब फसल का जब कटिंग होता है, उसका जब हार्वेस्टिंग के बाद में आप देखिए स्टोरेज एक वन काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में, जब कटिंग के बाद में, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में उनका जो स्टोरेज है वो किया जाए पंचायत लेवल के ऊपर में या ब्लॉक लेवल के ऊपर में। तो गोडाउन से उनको बनाया जाएगा जिससे कि जो फसल है उसको स्टोर किया जा सके। अभी भी प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो मंडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्क किया करता है, बट सभी जगह जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेटर नहीं हैं। सभी जगह जो गोडाउन्स हैं वो प्रॉपर वे के अंदर में वर्क नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोस्ट हार्वेस्ट का यहाँ पे लॉस से बचाने के लिए इस तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी। इरिगेशन को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड होगा जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बेसिस पे रहेगा। तो ऐसे आप देखिए कि कुछ अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं, कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं जिसके रिगार्डिंग में वर्क करेगा, जिससे कि एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। ऑपरेशनल होल्डिंग है, नेट एरिया क्रॉपिंग है, इन जो पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पे कंसिडर करते हुए उन एरियाज के अंदर में स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। याद क्या रखना है, याद आपको रखना है तो नाम इसका जो कि बजट के अंदर में प्रपोज था, प्रधानमंत्री धन धान्य, धन और धान्य, धन मीन्स डेट की जो उनका जो इनकम है वो इंक्रीज हो, और धान्य मीन्स की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है मर्जर है स्कीम्स का इसके में, और बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना जो फंड अलोकेट किया गया है, फंड के नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि 24,000 करोड़ रुपए हैं वो दिए जाएंगे। 6 ईयर के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। अब स्कीम का क्या पॉजिटिव रिजल्ट रहता है ये तो समय ही बताएगा। बेसिकली आप देखिए कि समय के साथ में ही स्कीम का रिव्यू होता है। जब भी कोई नई स्कीम आती है तो उसके बेटर ऑब्जेक्टिव ही आपको दिखते हैं, बट ग्रास रूट लेवल के ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना। एवरी स्कीम का सबसे अगर हम बात करें कि जो लैक्यूना है, जो कंसर्न है, वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ना होना। फंड तो प्रोवाइड होते हैं, फंड का कभी यूटिलाइजेशन ही ना करना, और समय समय पे उसका एग्जामिनेशन है वो ना कैरी आउट होना। ऐसे कुछ रीजन्स हैं जैसे कि जिसकी वजह से स्कीम्स का जो बेटर थिंग्स हैं, जो पेपर के ऊपर तो काफ़ी अच्छी हैं पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा तो उसका रिजल्ट है वो भी नहीं मिलता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि 3C का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर वर्क करता है कि डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में compete करना है, विद इन द स्टेट्स के अंदर में compete करना है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में भी compete करेगा अपने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। compete है, आप देखिए कि compete के अलावा यहाँ पे कोलोब्रेशन है और कोऑपरेशन है। तो 3C का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर में मिला करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे कोर्ट्स के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एकेडमिक जो पर्सन है जिन्होंने अपने पोस्ट लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में,
बट उनकी राइटिंग को आप देखिए कि ऑब्जेक्ट किया गया है। राइटिंग उनका जो पोस्ट है वो बेसिकली हमारे डिफेंस फोर्सेज के जो एक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग में था। वो किसी भी तरीके से ऐसे नहीं था कि कंट्री का जो सॉवरेनिटी है उसको अंडरमाइन वहाँ पे करना हो। उनको फिर रिलीफ प्रोवाइड किया गया था कोर्ट के द्वारा जो उनके अगेंस्ट में जो केसेज हुए। अब उसी के पर्सपेक्टिव से कहा गया है कि उनको अपना जो राइटिंग प्रोसेस है उसको अलाउ किया जाए, उसको अलाउ करने के बारे में कहा गया। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको कहा गया कि आपको यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत है। कल के ही न्यूज़पेपर के अंदर में हमने रीड किया था कि कोर्ट ने आर्टिकल 19 है उसको आप देखिए कि लार्जर नहीं माना है। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ आपको जीने का जो अधिकार है 21 के अंडर में, उसको यहाँ पे लार्जर है वो कंसिडर किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो घाट का जो एरिया है प्रयागराज के अंदर में, मानसून के समय बारिश होता है तो बारिश अच्छा पानी है वो जो रिवर से अच्छा पानी रिसीव करता है। तो आप देखिए ऐसे घाट का एरिया है जो सबमर्ज हुआ है पानी के साथ में। प्रयागराज इस साल कुंभ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। कौन कौन सा रिवर है वो फ्लो करती हैं प्रयागराज के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स रिवर जो फ्लो करती हैं प्रयागराज के अंदर में गंगा है, यमुना है, और आप देखिए कि जो डिसअपियरिंग जो रिवर है जो सरस्वती रिवर है वो भी वहाँ पे जो फ्लो है वो किया करती है। तो ऐसी 3 नदियाँ हैं। हमारे जो कुंभ मेला का जो साइट्स हैं जहाँ पे 4 जो प्लेसेज हैं जहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ पे आप देखिए कि रिचुअल क्लीनिंग की रिगार्डिंग में रिवर्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कैसे इम्पोर्टेंस है? हरिद्वार के अंदर में गंगा रिवर फ्लो करती है, हरिद्वार में गंगा रिवर है, रिचुअल क्लीनिंग वहाँ पे उसके थ्रू कैरी आउट होता है। फिर आप देखिए कि प्रयागराज के अंदर में गंगा, यमुना और सरस्वती है। प्रयागराज के बाद में अगर हम बात करें उज्जैन के वहाँ पे आप देखिए कि सिप्रा नाम का जो नदी है वो फ्लो करता है। सिप्रा नाम का एक नदी है। और स्टूडेंट्स एक प्लेस जो है वो है नासिक। और नासिक का जो रिवर है वो कल हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर के अंदर में। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि नासिक के वहाँ से कौन सा रिवर है वो फ्लो करता है, क्या गोदावरी रिवर है या कृष्णा रिवर है नासिक के वहाँ से। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। अभी हमने रिवर के बारे में यहाँ पे देखा, बिहार के बारे में भी हम डिस्कस किए हैं। आप देखिए कि बिहार के अंदर में एक रिवर फ्लो करती है जिसको सोरो बिहार के नाम से जानते हैं। कौन सा वो नदी है जिसको सोरो बिहार के रूप से हम कंसीडर करते हैं? कोसी नाम का वो रिवर है जो काफ़ी सारे सेडिमेंट्स हैं वो कैरी करता है। सेडिमेंट्स कैरी करता है तो आप मीन्स क्या होगा कि रिवर का जो कोर्स है, जो रिवर का जो रास्ता है, जो उसका फ्लो होने वाला एरिया है, उसके अंदर में सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होता है। और डिपॉजिट होने के बाद में रिवर अपना जो कोर्स है उसको शिफ्ट करती है। तो शिफ्टिंग कोर्स की वजह से जाना करते हैं कोसी का जो नदी है, और उसी की वजह से फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव वहाँ पे चलाया गया है उसका एक यहाँ पे जो कंसर्न है ये भी रेज करते हैं कि अगर किसी एरिया में फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स आप देखिए कि वहाँ पे फ्लो कर गए हैं या वो कुछ और रीजन देखने के लिए मिला है। क्योंकि काफ़ी बार बताया करते हैं कि कुछ ऐसे एरिया थे, काफ़ी अच्छा बिल्डिंग था, काफ़ी अच्छा उनके पास में खेत थे, खलियान थे उन पर्सन के पास में, और रिवर ने अपना शिफ्ट यहाँ पे रास्ता है वो चेंज कर लिया। अब वो सभी सबमर्जेंस के सिचुएशन के अंदर में हैं। अब वो वहाँ पे कम्प्लीटली वाटर के अंदर में मर्ज हो चुके हैं। तो आप देखिए कि ऐसा जो नेचुरल जो सिस्टम है कोसी रिवर वहाँ पे वन काइंड ऑफ सोरो है, जो दुख है वो वहाँ पे क्रिएट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में है। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाए। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेन लीडर्स हैं उनके द्वारा लेटर लिखा गया है। मानसून सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड का ही पार्ट हुआ करता था। स्टेटहुड उनको हुआ करता था 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया 2 डिफरेंट यूटीज़ के अंदर में, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को तो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अभी उसके इलेक्शन भी वहाँ पे कंडक्ट हुए थे। अब आप देखिए स्टेटहुड है उसको रिस्टोर है वो किया जाए, ये यहाँ पे डिमांड है अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लद्दाख के रिगार्डिंग में भी उन्होंने बताया है कि लद्दाख का जो 6 शेड्यूल में ऐड होने का जो उनका यहाँ पे जो कोशिश है या उनका जो डिमांड है उसको भी यहाँ पे फुलफिल किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। प्रेजेंट समय के अंदर में अगर हम बात करें जो 6 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 6
शेड्यूल है उसमें कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो पार्ट हैं। आप देखिए कि स्टेट जो हैं वो हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम जो अभी न्यूज़ के अंदर में था, जहाँ पे बांग्लादेश के लोग भी माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं और म्यांमार के लोग भी। तो स्टूडेंट्स, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ओनली 4 स्टेट्स हैं जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, जहाँ पे आप देखिए कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसको क्रिएट होता है। तो ये जो 6 शेड्यूल के जो पार्ट हैं, 4 स्टेट हैं। लद्दाख का भी डिमांड है कि उनको भी दिया जाए 6 शेड्यूल के अंडर में कुछ स्पेशल जो प्रिविलेज हैं, जो उनका ट्राइबल कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, कल्चर है, उनको प्रिजर्व कंजर्व करने में वो हेल्प प्रोवाइड करें। ये 2 जो स्टेट हैं उनके मिनिस्टर्स का आपस में कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट टाइप थिंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, एरोस्पेस पार्क के रिगार्डिंग में। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है ये, आप देखिए कि वैसे ही इस न्यूज़ को इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गुजरात के पर्सपेक्टिव से है। ऑल 3 न्यूज़ हैं जो गुजरात के रिगार्डिंग में हैं। गुजरात के वहाँ पे क्या हुआ, एक तो आप देखिए कि जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जीनोम सिक्वेंसिंग किया जा सके। जीनोम सिक्वेंसिंग के थ्रू क्या होगा, कोई भी हेल्थ का जो अलर्ट है, हेल्थ सिचुएशन है, हेल्थ का जो रिस्क है, जिनको कि आइडेंटिफाई किया जा सके, हेल्थ केयर है वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। तो गुजरात हमारे कंट्री का फर्स्ट स्टेट बनेगा क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका जीनोम सिक्वेंसिंग है उसको यहाँ पे कैरी आउट करेगा। तो जीनोम का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे कैरी आउट होगा ट्राइबल पर्सनस का। अब ट्राइबल पर्सनस आप देखिए कि काफ़ी बार हम सिकल सेल एनीमिया है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में मेजरली रूप से देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के रिगार्डिंग में भी एक हेजिटेंसी है वो दिखता है कि जब हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो विजिट करते हैं तो उनके द्वारा काफ़ी बार अपना जो ब्लड है वो ना दिया जाना, ये एक कुछ ऐसे कंसर्न हैं, हेजिटेंसीज हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ का कि वो प्रॉपर वे के अंदर में जो हमारा जो मेन स्ट्रीम के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में इंगेज हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो कैसे ये कैरी आउट होगा, वन काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क है वो रहेगा जीनोम सिक्वेंसिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो गुजरात के अंदर में कौन कौन सा ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी है। मेन जो कम्युनिटी है गुजरात के अंदर में वो है भील। मेन जो कम्युनिटी है वो है भील है। फिर आप देखिए कि डोडिया है, हलपत्ती है, सिद्दी नाम का भी एक वहाँ पे कम्युनिटी है। कौन सा कम्युनिटी है स्टूडेंट, सिद्दी नाम का एक कम्युनिटी है, सिद्दी। ये जो कम्युनिटी है ये बेसिकली अफ्रीका से इंडिया के लिए आए थे और आप देखिए कि हिंदी बोलते हैं, अफ्रीकन ओरिजिन के हैं। जो अफ्रीकन ओरिजिन का जो उनका आपको अपीयरेंस है वो देखने के लिए मिलता है। और जो कच्छ का रीजन है वहाँ पे जो मालधारी ट्राइब है उसको तो हम काफ़ी बार रीड करते हैं, बन्नी नाम का जो ग्रासलैंड है उसकी वजह से जो लैंड रिस्टोरेशन के काम आता है। तो ऐसी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ पे मिला करती हैं। अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ही बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक और न्यूज़ है यहाँ पे कि गुजरात के अंदर में जो बनासकाठा का एरिया है वहाँ पे कुछ ट्राइबल फैमिलीज़ हैं जिनको एग्जाइल के अंदर में सेंड कर दिया गया था वहाँ के लोकल जो पंचायत हैं उनके द्वारा। अब वो वापस से रिटर्न किए हैं बनासकाठा के अंदर में। बनासकाठा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात जो कि राजस्थान के साथ में एरिया शेयर करता है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी है जिनको एग्जाइल के अंदर में सेंड किया था, कोदारवी नाम का ये ट्राइबल कम्युनिटी है। कौन सा है, कोदारवी। अब क्या ये ऐसे जो हम नाम यहाँ पे रीड किए हैं, भील है, सिड्डीज हैं, कोदारवी है, मालधारी जो बन्नी ग्रासलैंड के लिए हैं, ये क्या हमारे एग्जाम के अंदर में काम आएंगे। आप देखिए कि हो सकता है आपसे जीएस पेपर 1 के अंदर में कोई ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेंस के अंदर में। आपका अगर ऑप्शनल सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो वहाँ पे भी आपको ट्राइबल कम्युनिटीज अपने आंसर के अंदर में कोट करनी होती हैं, लिखना होता है। अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया है तो वहाँ पे ये काम आ सकती हैं। इसके अलावा आपका प्रीलिम्स का पेपर के अंदर में सपोज कीजिए कि आपको स्टेट्स बता दिए गए और यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को मेंशन कर दिया गया मैच द कॉलम के अंदर में, और आप एक ही क्वेश्चन आप देखिए कि आता है तो आपको फिर उसके लिए कम्प्लीटली जो अपना पढ़ाई है वो करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तो हमने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में देखा। अब आपको एक और बात वहाँ पे पता होना चाहिए कि गुजरात का जो सदर्न पार्ट है, गुजरात का जो सूरत के पास में एरिया है जो महाराष्ट्र के साथ में भी अपना एरिया शेयर करता है, तो वहाँ पे एक रीजन है, रीजन का नाम है डांग रीजन। डांग उस रीजन का नाम है। अब ये जो डांग रीजन है ये ओनली रीजन ऐसा है कि जहाँ पे
किंगशिप है जो स्टिल एग्जिस्ट करती है, कि जो किंग है वो वहाँ पे हुआ करता है। जो अगर हम बात करें कि जो हेरिडेटरी रॉयल्स के जो टाइटल्स हैं उनका स्टिल अडोप्शन, स्टिल वहाँ पे एग्जिस्टेंस वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आर्टिकल आप 18 को रीड करते हो, आर्टिकल 18 आपको क्या बोलता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का जो मेंशन है उसके अंदर में, तो रॉयल है जो हेरिडिटरी जो यहाँ पे रॉयल्स हैं वो स्टिल एग्जिस्ट किया करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको परव्यू पर्स है जिनको कि गवर्नमेंट अपना जो कुछ पैसा है वो प्रोवाइड किया करती थी। आप देखिए कि सभी जो हमारे जो बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनको जो प्रिवी पर्स है जिसको कि अबोलिश कर दिया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के समय। पर ये जो डांग रीजन है जहाँ पे 5 ऐसे जो रॉयल हैं जो राजा हैं वो हुआ करते हैं, उनको स्टिल जो प्रिवी पर्स है वो प्रोवाइड होता है, स्टिल उनके लिए ये जो टाइटल्स हैं वो भी अलाउ किए गए हैं, उनको जो प्रिवी पर्स है वो भी अलाउ है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए डांग रीजन के बारे में। डांग रीजन कहाँ है? सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में सिचुएटेड है। खानदेश का जो रीजन है महाराष्ट्र के अंदर में जो एरिया शेयर करता है इनके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो अब हमने यहाँ पे ट्राइबल्स के बारे में देखा। अब आप देखिए कि ये यहाँ पे न्यूज है कि वडोदरा के अंदर में जो वडोदरा का पार्ट है जो कनेक्ट करता है सौराष्ट्र रीजन के साथ में, तो उस रीजन के अंदर में ब्रिज का कोलैप्स हुआ। उसके बाद में आप देखिए कि नर्मदा का वहाँ पे कैनाल फ्लो करता है, कैनाल के ऊपर में 5 ऐसे ब्रिज हैं जिनको भी सेफ्टी का रिस्क को देखते हुए उनको भी क्लोज है वो कर दिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए एक तो आपको नर्मदा के बारे में पता होना चाहिए। नर्मदा कैनाल तो मीन्स नर्मदा रिवर के ऊपर कोई कैनाल है जो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया होगा। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? नर्मदा रिवर क्या बनासकांठा से ओरिजिनेट करती है और कहीं से ओरिजिनेट करती है? आप देखिए कि वन ऑफ द लाइफ लाइन के रूप से इसको कंसीडर करते हैं नर्मदा को। मध्य प्रदेश और गुजरात का एक लाइफ लाइन इसको बोला करते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात का लाइफ लाइन बोला करते हैं। ओरिजिन कहाँ से करेगा? अमरकंटक नाम का जो प्लेट्यू है, कौन सा प्लेट्यू है स्टूडेंट्स? अमरकंटक। अमरकंटक से और भी रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं। एक तो ऐसा भी नदी है जो ईस्टर्न पार्ट के लिए जाती है, और क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है यूपीएससी कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से 2 रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं। एक रिवर वेस्टर्न पार्ट को जाती है जो नर्मदा है, एक ईस्टर्न पार्ट को जाती है, तो ऐसा कौन सा जगह है? ऐसे आपसे सवाल रहेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है वह साउथ ईस्टर्न पार्ट है कम्प्लीटली, वहाँ पे अमरकंटक सिचुएटेड है। वहाँ से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट करती है, गुजरात के अंदर में ये फ्लो करती है। गुजरात के अंदर में जो सरदार सरोवर डैम है वो इसी के ऊपर में सिचुएटेड है। और आप देखिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो 1960s के समय चला था, जब मेधा पाटकर हैं जो बाबा आमटे हैं उनके द्वारा उस मूवमेंट को लीड है वो किया गया था। तो दिस इज ऑल द न्यूज़ रिलेटेड टू द नर्मदा के बारे में। फिर आप देखिए कि केरल के वहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके यहाँ पे नंबर्स को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में कुछ डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं। आपको जीएस पेपर 1 के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, या अर्बनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। कंटिन्यूस जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका जो केसेस सामने आने लगे हैं, क्या उनको यहाँ पे कैसे उनको प्रिजर्व किया जाए, क्या उनके अगेंस्ट में क्रूएलिटी है वो इंक्रीज हो सकता है, जैसे रेबीज के या इनके जो बाइटिंग के जो केसेस सामने आते हैं, तो क्या इस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स के अगेंस्ट में क्रूएलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। तो आपको ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो उसको एग्जामिन करने का ज़रूरत है। फर्स्ट आप देखिए कि जो लोकल अथॉरिटी है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बर्थ एंड इनके जो नंबर्स हैं उसको रेगुलेट करने का, कि इनके नंबर्स एक रेगुलेटेड नंबर के अंदर में रहें, एक्सट्रीमली इंक्रीज है वो ना करें। समय समय पे इनको कैप्चर भी किया जाता है, समय समय पे ऊपर इनको एंटी रेबीज का जो आप देखिए कि जो इंजेक्शन है वो भी दिए जाते हैं। तो लोकल अथॉरिटीज़ का ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके से इनको मेंटेन करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि लोगों को अवेयरनेस बताया जाए, अगर कोई बाइट कर लिया है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स वो अवेलेबल हैं, उनको लोग यहाँ पे कैरी आउट हैं वो करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है केरल के ही बारे में। केरल के वहाँ पे आप देखिए कि जो कोझिकोड का एरिया है जिसको कि हम क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में लिटरेचर कैटेगरी में उसको कंसिडर करते हैं। तो कोझिकोड के अंदर ही कहा गया है कि वहाँ पे एक ट्रेडिशनली जो गोड के इक्विवेलेंट जो फिगर माना करते हैं जिसको कि कालियान का नाम दिया गया है, कल्याण का नाम उसको दिया जाता है।
उसी का यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको दिखाया गया है, कल्याण के बारे में यहाँ पे जो है वो किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिएगा, आपने एक मूवी देखा होगा कंतारा। कंतारा बेसिकली जो कर्नाटका और केरल का जो पार्ट है जहाँ पे तुलु लैंग्वेज बोला करते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही एक फिगर है, उसको शो किया जाता है कि वो पर्सन एज ए गॉड के इक्विवेलेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोग उसका वर्शिप करते हैं, जिसको कि आप देखिए कि भोला कोला रिचुअल के नाम से भी जाना करते हैं, भोला कोला रिचुअल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो कल्याण नाम का जो यहाँ पे किया गया है गॉडली फिगर के इक्विवेलेंट, तो मलयालम का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग एक मंथ होता है जिसमें काफ़ी अच्छा बारिश रिसीव होता है, उसके इक्विवेलेंट माना करते हैं इस जो फिगर है उनको, कि उनका अगर प्रेजेंस हुआ है तो अच्छा बारिश है वो रिसीव होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे केरल के ही बारे में, केरल में एक और फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है, ओणम का फेस्टिवल आपने सुना होगा। राजा बलि हैं, उनसे 3 जो पैर हैं वो भूमि है वो मांगी जाती है, फिर उनका कंप्लीट एरिया है उसको वो जो मांगने वाले हैं वो ले लेते हैं, वो एक भगवान के रूप से होते हैं। और उन्हीं के राजा बलि का ही मेमोरी के अंदर में हम डेट ओणम का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पोंगल कहाँ पे होता है? पोंगल होता है बेसिकली तमिलनाडु के अंदर में, और वो होता है मकर संक्रांति के दौरान में, जनवरी मंथ के समय में। और जो ओणम है वो होता है अगस्त, जुलाई अगस्त के समय में, मलयालम जो केरल का जो एरिया है वहाँ पे। ये फेस्टिवल्स पे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। फिर हम बात करें अडोप्शन के बारे में, है कि अडोप्शन का एक पैराडॉक्स है वो देखने के लिए मिलता है कि नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस हैं वो अवेलेबल है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का प्रेजेंस है, बट उनका जो अडोप्शन के रिगार्डिंग में जो पेरेंट है उनको कम्प्लीटली वेटिंग के अंदर में होना पड़ता है। काफ़ी लंबे समय के बाद में जो उनका अडोप्शन प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सा है? कारा नाम का जो अथॉरिटी है वो हाईएस्ट है अडोप्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। कारा का जो बेसिक नाम है वो क्या है? चिल्ड्रन अडोप्शन एंड द रिसोर्स जो अथॉरिटी है। फिर आप देखिए कि गाइडलाइंस भी हैं यहाँ पे अडोप्शन के रिगार्डिंग में। जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिसका 2021 के समय जो आप देखिए कि जो अमेंडमेंट आया था उसमें बताया गया था कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर में जो प्रोसेस है वो करना चाहिए, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा यहाँ पे अडोप्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो एक गैप बताता है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं उनका नंबर्स हैं यहाँ पे अडोप्शन की रिगार्डिंग में अप्लाई भी किया गया पेरेंट्स के द्वारा, बट उनको कंटिन्यूस वेट है वो करवाया जाता है, जो वेटिंग प्रोसेस है उसका यहाँ पे मेंशन है। थाईलैंड के बारे में है, थाईलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। थाईलैंड के पीएम को क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि स्टूडेंट्स उन्होंने एक फ़ोन कॉल है वो किया था कंबोडियन पॉलिटिकल लीडर के साथ में, और उसी का कुछ लीकेज होने, जो फ़ोन का जो टॉकिंग है वो लीक हुआ, लीक होने के ऊपर में ऑब्जेक्शन हुआ है वहाँ पे, और आप देखिए कि उनको रिमूव कर दिया गया, जो थाईलैंड के जो पीएम है उनको। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए आपको लोकेशन पता होना चाहिए। स्टूडेंट सपोज कीजिए म्यांमार है, म्यांमार के इस पार्ट के अंदर में जो थाईलैंड है वो सिचुएटेड है। अब थाईलैंड का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे है कंबोडिया, अब इस पार्ट के अंदर में है कंबोडिया है। और ये जो यहाँ पे जो एरिया है वो कौन सा है? इस एरिया को हम बोला करते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। इस एरिया को क्या बोला करते हैं? गल्फ ऑफ थाईलैंड। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा है? थाईलैंड है। ये जो थाईलैंड है वो सिचुएटेड है, ये कंबोडिया है। अब इसके आप देखें कि यहाँ पे आपको लाओस देखने के लिए मिलेगा, इस पार्ट के अंदर में लाओस देखने के लिए मिलेगा, इस पार्ट के अंदर में आपको वियतनाम देखने के लिए मिलेगा, और ये आप देखिए कि थाईलैंड का ही यहाँ पे पार्ट है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, लोकेशन आपको पता होना चाहिए थाईलैंड का, यहाँ पे थाईलैंड एंड कंबोडिया का। स्टूडेंट्स तो ये उनके उसके बारे में है। कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट 800 के आसपास बहुत कंट्रीज़ का एक बॉर्डर शेयर होता है, 800 के आसपास बहुत कंट्रीज़ का बॉर्डर शेयर होता है। कौन से ऐसे 2 कंट्री हैं जिनके अंदर में लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर एग्जिस्ट करता है? ये यूपीएससी ने जो क्वेश्चन है वो पूछा था, लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर का। अब 800 का उनका बॉर्डर है, और क्या इंडिया का भी टॉप 5 के अंदर में कोई बॉर्डर है किसी कंट्री के साथ में? तो बांग्लादेश के साथ में जो हमारा आप देखिए कि 4096 का जो बॉर्डर है वो 5th लार्जेस्ट कंसीडर है वो किया करते हैं। तो एक एरिया है उनके 800 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर में 12th सेंचुरी का मोन्यूमेंट है, जिसको कि बहुत कंट्रीज हैं वो अपने अंडर में कंसीडर करते हैं। उसका एक कन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें कुछ लोगों का डेथ भी हुआ था, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल लीडर्स का डिस्कशन था, जिसके कुछ यहाँ पे जो टॉक्स हैं वो लीक होने के बाद में ये जो सस्पेंशन है वो किया गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पीएम सर हैं, जो मालदीव के विजिट के लिए जाएंगे। मालदीव का जो इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है उस दौरान में उनका विजिट रहेगा। मालदीव कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि सपोज कीजिए हमारा कंट्री है, कंट्री के आप देखिए यहाँ पे जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मालदीव है वो सिचुएटेड है। मालदीव के अंदर में जो पॉलिटिकल लीडर हैं, अपने इलेक्शन के दौरान में इंडिया आउट कैंपेन इनके द्वारा चलाया गया था कि इंडियन अथॉरिटीज़ का जो भी प्रेजेंस है यहाँ से उनको उनको लेके जाएं। उनको इंडिया आउट का कैंपेन था कि इंडियंस का प्रेजेंस है वो नहीं होना चाहिए। और हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि बेटर सिचुएशन में भी नहीं है पिछले कुछ समय के अंदर में। अब पीएम सर वहाँ पे विजिट के लिए जाएंगे। फिर से हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं वो फोकस के अंदर में आए हैं। नेपाल के पॉलिटिकल लीडर इंडिया के लिए आ सकते हैं आने वाले समय में। तो ये कुछ यहाँ पे नाइबर कंट्रीज के बारे में मेंशन है। मालदीव के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 1988 के समय ऑपरेशन कैक्टस हमारी डिफेंस फोर्सेज ने लॉन्च किया था, जब वहाँ पे एक कू का जो सिचुएशन था कि मालदीव के अंदर में पावर को टेक ओवर कर लिया जाएगा एक ग्रुप के द्वारा, जिसको कि लिट्टे के द्वारा भी बैक किया गया था। जो श्रीलंका के अंदर में लिट्टे नाम का जो विंग था जो जाफना से रूल करता था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, उनके द्वारा ऑपरेशन कैक्टस को सपोर्ट किया गया। इंडियन फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय होती हैं, उसको ऑपरेशन को अनसक्सेसफुल कैरी आउट करती हैं। फिर आप देखिए कि उसको एलिमिनेट करते हैं, मीन्स ऑपरेशन को। फिर 2014 के समय जब वहाँ पे जो वाटर का जो आप देखिए कि ट्रीटमेंट प्लांट है उसके फेलियर के दौरान में भी हमारी ही गवर्नमेंट के द्वारा पानी का वहाँ पे सप्लाई किया गया। जो भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट का रिक्वायरमेंट होता है, वो इंडिया उनको प्रोवाइड करता है। तो ये मालदीव का कैपिटल क्या है, माले उसका कैपिटल है। एक इंडियन अथॉरिटीज़ का एक कंसर्न है कि चाइनीज़ अपने काफ़ी सारे जो पोर्ट्स हैं वो इंडिया के चारों तरफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, मालदीव के वहाँ पे भी एक पोर्ट एरिया है, उसको डेवलप करना चाहते हैं। श्रीलंका के अंदर में हम्बनतोता है, बांग्लादेश के अंदर में चिटगांव है, फिर म्यांमार के अंदर में कोको आइलैंड है, वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो एक हमारा यहाँ पे एक कंसर्न है कि चाइना इस तरीके से हमारे नाइबर कंट्रीज़ को यूज़ करते हुए अपने जो मिलिट्री प्रेजेंस है, मिलिट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको करना चाहता है। इंडिया उसके अपोजिशन में कौन से प्रोग्राम चलाता है, सागर इनिशिएटिव था हमारा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से हम सेटअप करने का कोशिश करते हैं। और सागर को तो अब मॉरिशस विजिट के दौरान में महासागर के नाम से भी चेंज कर दिया गया था। हमारे जो नक्सलाइट जो एरिया है जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से जानते थे, इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है उनका वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हम कंसीडर करते थे। अभी आप देखिए कि कंटिन्यूस वहाँ पे मोइस्ट जो पर्सन है उनको एलिमिनेट किया गया है। और 2026 का जो ईयर है वो यहाँ पे टारगेट ईयर है, जब तक इस जो मोइस्ट मूवमेंट है उसका कंप्लीट एलिमिनेशन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोल्हापुर के बारे में है, कोल्हापुर कहाँ है, महाराष्ट्र का वो पार्ट है, वो एरिया जहाँ पे मोर जो हल्दी है, कोल्हापुर सांगली जो टर्मरिक है उसका प्रोडक्शन होता है। कोल्हापुर का आप देखिए एक चप्पल है जो कि मेडिवल हिस्ट्री के समय अपना जो रिलायबिलिटी है हैंड वर्क के रिगार्डिंग में उसको जाना करते थे। उसी का एक प्रोडक्ट है जो एक इटालियन ब्रांड के द्वारा यूज कर लिया गया था, जिसका कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। अब उनका जो ब्रांड के जो लोग हैं जो कोल्हापुर के लिए विजिट के लिए आए हैं, जो फौजा सिंह नाम के हमारे आप देखिए कि 114 ईयर का उनका एज था, उसके अंदर में वो मैराथन जो अपना रनिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते थे। उनका हिट एंड रन की वजह से डेथ हुआ है। और आप देखिए कि उनका जो पर्सन जो इन्वॉल्व थे, जो एनआरआई पर्सन है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या शो करता है बेसिकली ये इंसिडेंट कि आज भी हमारी जो रोड्स हैं, पेडेस्ट्रियन जो पर्सन हैं कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है, एक सेंसिटिविटी नहीं देखने के लिए मिलती है। अगर कोई ड्राइविंग सीट के ऊपर में है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, काफ़ी बार तो आपको फुटपाथ का एरिया है उसी से ड्राइविंग प्रोसेस है वो भी देखने के लिए मिलेगा। क्लीन जो एनर्जी का जो सोर्स है, जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में जो क्लीन एनर्जी का जो सोर्स है वो 30% के आसपास बिलो बताया गया है। टारगेट क्या है, टारगेट है कि हमारा जो मैक्सिमम 50 या 70% जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो नॉन फ्यूशल बेस होना चाहिए, क्लीन एनर्जी उसका सोर्स है वो होना चाहिए। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में है जो कि बैड फेज के अंदर में चले गए थे जो अर्लियर जो कनेडियन पॉलिटिकल लीडर के समय में। अभी आप देखिए कि रिवाइवल का बात कहा गया, G7 की मीटिंग के लिए हमारे लीडर हैं वो वहाँ पे गए भी थे। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में
तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करना चाहते हैं, और आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेटर थे। एनसीईआरटी का जो नया टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर में जो वेल्थ का कैसे कॉलोनियल पावर के द्वारा ले जाया गया इंडिया से उसके बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो दादा भाई नारोजी हैं, दादा भाई नारोजी, आपको पता होना चाहिए दादा भाई नारोजी इंडियन पार्लियामेंट और जो यूके का जो पार्लियामेंट था उसके भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रपोज किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है आरसी, आप देखिए आरसी दत्त नाम के जो पर्सन हैं, शायद आरसी दत्त है या नेम अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, उनके द्वारा भी एक ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा गया था। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से एनसीईआरटी बुक्स के द्वारा भी कॉलोनियल पावर्स कैसे यहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किए, कैसे जो उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया, टेलीग्राफ है, रेलवे है, वो भी उन्हीं के बेनिफिट के लिए, या उनका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसको बेनिफिट कैसे वो प्रोवाइड करता था। सर्न के बारे में है, आप देखिए कि लार्ज यहाँ पे जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है जो कि बेसिकली बताया करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो मैटर को ही बनाता है, बट नया जो फिजिक्स का जो थ्योरी है वो बताता है कि यूनिवर्स के अंदर में मैटर और एंटी मैटर दोनों का ही जो इक्विवेलेंट वे के अंदर प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। लार्ज जो हेड्रोन कोलाइडर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, आप देखिए कि ये यहाँ पे पार्टिकल का जो एसिलरेटर है जिसके अंदर में जो प्रोटीन है जो प्रोटॉन्स हैं उनको लाइट का स्पीड के ऊपर में रन करवाया जाता है, उनको कोलाइड करवाया जाता है इस लेबोरेटरी के अंदर में, काफ़ी एक डिस्टेंस के ऊपर में सिचुएटेड है सर्न का ये जो लेबोरेटरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुर्दिस्तान के बारे में है, इराक का जो ऑटोनोमस रीजन है कुर्दिस्तान, वहाँ पे आप देखिए कि जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, यूएस का जो कंपनी है उनके द्वारा अपने ऑपरेशन को शट डाउन किया गया जब वहाँ पे ड्रोन के अटैक हुए। अब फिर से ड्रोन के अटैक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कुर्दिस्तान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वाजीलैंड जो कि अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है, आप देखिए कि आप जब सदर्न अफ्रीका का मैप देखते हो, सदर्न अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका नाम का जो कंट्री है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर में दो कंट्री सिचुएटेड हैं। इनसाइड साउथ अफ्रीका के अंदर में दो कंट्री हैं, एक तो आप देखिए कि लिसोतो है, एक है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड का अलग से भी नाम है, तो नाम क्या है एक बार रीड करना उसके बारे में। स्वाजीलैंड के कुछ माइग्रेंट वर्कर हैं जो कुछ क्राइम के अंदर में इंगेजमेंट था, उनको वापस से डिप्लॉय किया गया है यूएस के द्वारा। तो स्वाजीलैंड एंड लिसोतो हैं। ऐसे ही स्टूडेंट जब इटली के बारे में आप देखोगे तो इटली के अंदर भी दो कंट्री हैं वो सिचुएटेड हैं। एक कंट्री तो कौन सा है, वेटिकन सिटी, आपने देखा सुना होगा पोप की वजह से, और एक सिटी और है जो वहाँ पे एक अलग से कंट्री है, वो कंट्री का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कराची के अंदर में जो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं हिंदूज़ के अंदर में, वहाँ पे आप देखिए कि गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में जो क्राइम देखने के लिए मिलता है, फोर्सफुली उनका कन्वर्जन करवाया जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे एक न्यूज़ को मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें डेट बांग्लादेश के बारे में है, बांग्लादेश के अंदर में प्रोटेस्ट हुआ है, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल का जो गवर्नमेंट है उसका कम्प्लीटली जो सपोर्ट था वो विड्रोवल हुआ है, कोलिशन पार्टनर्स ने क्विट किया है गवर्नमेंट का जो डिसीजंस हैं उसके रिगार्डिंग में। और इजराइल के द्वारा अब सीरिया के अंदर में बॉम्बिंग किया गया, जो डमेस्कस का एरिया है वहाँ पे उनका बॉम्बिंग हुआ है, क्योंकि जो सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर में जो क्लैश जिस तरीके से देखने के लिए मिला। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।